नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस टाइप 1 हमारा चल रहा था। 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। 16 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं आज। देखते हैं 16 क्वेश्चन। जो कह रहा है, ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट 5% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। इफ ही हैड बॉट इट एट 5% लेस देन व्हाट ही हैड पेड फॉर इट एंड सोल्ड इट एट ₹2 less, he would have gained 10%. द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जो होगा हमारा, हम उसमें ध्यान रखेंगे कि हमें जो परसेंटेज दे रखी है हम उनको पहले लें और जो एक्चुअल नंबर ₹2 दे रखे हैं उसको बाद में लें। हिंदी में रीड कर देता हूँ। उसने बोला है, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने इसे उसके क्रय मूल्य उसके लिए भुगतान की तुलना में 5% कम पर खरीदा था और ₹2 कम पर बेचा था, तो उसे 10% लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? तो देखो, इसमें जो ₹2 दे रखे हैं इसका यूज हम सबसे लास्ट में लेंगे। जैसे इसने 3% दे रखी है, हम उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अपना प्राइस मानकर करेंगे और उसके बाद इस ₹2 से कंपेयर करेंगे। समझते हैं, शुरुआत से समझते हैं। कह रहे हैं, एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचा जाता है। तो हमने माना, देखो, सीपी और एसपी। हमने माना क्रय मूल्य अगर उसका ₹100 है, उसे 5% अधिक पर बेचा जा रहा है, तो 5% प्रॉफिट लेगा। वो कितने में सेल करेगा? ₹105 में। तो जो प्रॉफिट होता है वो क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। उसने बोला है, यदि उसने इसे इसके लिए भुगतान की तुलना में 5% कम पर खरीदा होता, तो देखो, इसे 5% कम पर खरीदा होता। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, यानी कि जो क्रय मूल्य उसका पहले दे रखा था उससे 5% कम पे वो खरीदने की बात कर रहा है। यानी कि उसने इसे ₹95 में खरीदा होता। उसके बाद वो कह रहा है, देखो, इसे ₹2 कम पर बेचा होता, तो जो सेलिंग प्राइस है उसे ₹2 कम करना है। तो सेलिंग प्राइस जो हमने अभी तक मान रखे हैं वो परसेंटेज पे ले रखे हैं, तो इस 2 को हम बाद में लेंगे। हमसे देखते हैं आगे। देखो, ₹2 कम पर बेचा, इसे बाद में देखेंगे। तो हमने देखा उसे 10% का लाभ होता। देखो, 10% का लाभ होता तो लाभ तो क्रय मूल्य पर होगा। जो अब वाला क्रय मूल्य है वो हमारा ₹95 है। अब 95 का 10% जब आप निकालोगे तो वो कितना आएगा? 9.5। तो 9.5 का लाभ होता। आप इसमें ऐड कर दोगे तो वस्तु बेची कितनी जाएगी? 104.5 में। अब आप कंपेयर करेंगे कि हमारा पहले वाला सेलिंग प्राइस 105 है और अब वाला सेलिंग प्राइस 104.5 है। तो जो इनका गैप हुआ है वो आधे का गैप हुआ है, 0.5 का। तो 0.5 इज इक्वल टू, उसने कितना बोला है? ₹2 कम। हमारे हिसाब से आधा रुपये कम, उसने बोला है ₹2 कम। तो इस आधे को वो बोल रहा है ₹2। तो एक को कितना बोलेगा? जीरो लगाएंगे। देखो, एक के बराबर हो जाएगा 4, 5 चौक 20 होता है। अब आपको उसकी वैल्यू देखनी है जो उसने पूछा है। उसने पूछा वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य हमने ₹100 माना था, तो एक की वैल्यू 4 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू होगी 400। तो हमारा लागत मूल्य आ जाएगा ₹400। तो आपको विशेष इस चीज़ में ध्यान रखना है, जो चीज़ पूछी है उसको निकालेंगे। अगर वो आपसे पूछता विक्रय मूल्य बताइए, सेलिंग प्राइस बताइए, तो आप 105 के बराबर निकालते। बाद वाला सेलिंग प्राइस पूछता तो 104.5 के बराबर निकालते। लागत मूल्य पूछा है तो हमने इसीलिए उसे क्रय मूल्य के बराबर निकाला है। देखते हैं आगे। देखो, उसने कहा है, an article is sold at a profit of 10% if both the cost price and selling price are ₹25 less, then profit would be 5% more. Find the cost price. हमें cost price बताना है। देखो, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसमें कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है। यदि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही ₹25 कम होते, तब हम लाभ 5% और अधिक होगा। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन बहुत ही आसान है ये। हम सिंपल सी चीज देखेंगे। इसने बोला है कि 10% लाभ पर बेचा जाता है। 10% लाभ का मतलब होता है 1/10। तो ₹10 की वस्तु एक का प्रॉफिट होकर 11 में सेल हो जाएगी। तो ये हमारा सीपी और एसपी का अनुपात आ जाएगा, रेशो आ जाएगा। उसने बोला है, अगर लागत मूल्य ₹25 कम हो, लागत मूल्य ₹25 कम हो और विक्रय मूल्य भी ₹25 कम हो, तब 5% और अधिक लाभ होगा। देखो, 5% और अधिक का मतलब पहले 10% लाभ हो रहा था, तो अब होगा हमारा 15% लाभ। तो 15% लाभ होगा। देखो, 10 में 5% जोड़ दिया हमने। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी होती है? 15/100 करोगे तो 3/20 आएगा। तो 20 की वस्तु होगी, 3 का लाभ होगा, तो अब ₹23 में जारी होगी। तो ये इक्वेशन बनेगी। देखो, इस सवाल को आप इक्वेशन से कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, एज वाले कंसेप्ट से भी कर सकते हो। मैं आपको वो थोड़ा समझाना चाहूँगा सारे। आप देखें, अगर हम देखें, पहले 10% लाभ हो रहा था, तो ₹10 की वस्तु ₹11 में जा रही थी। तो पहले वाला प्राइस 10x, अब वाला 11x। ये सीपी और एसपी है। उसने बोला है इसमें ₹25 कम करिए और एसपी में भी ₹25 ही कम करिए। तो हमारे पास जो
नया सेलिंग प्राइस और नया कॉस्ट प्राइस आएगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गया, इनका जो रेशो बनेगा उसने बोला है 5% अधिक लाभ हो। 5% अधिक का मतलब इनमें जो रेशो बनेगा ये 20 से 23 का बनेगा। तो आप इस मेथड से भी इसे कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई से, ठीक है। वरना आप यहाँ देखें जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होनी है वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। हम इस मेथड को या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हम तब लगाएंगे जब दोनों तरफ जो वैल्यू दे रखी होंगी वो अलग अलग होंगी। उसने अगर ऐसा कहता कि क्रय मूल्य 25 रुपये कम किया गया है, विक्रय मूल्य 20 रुपये कम किया गया है, या विक्रय मूल्य को 20 रुपये बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। जब दोनों में अलग अलग वैल्यू होंगी तो हम इस मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जब दोनों में ही सेम चीज माइनस करेगा या फिर सेम चीज ही प्लस करेगा तो हम इसे एज वाले कंसेप्ट से ले जाएंगे। एज वाला कंसेप्ट मतलब आप देखो क्वेश्चन ही ऐसा बन सकता था कि 2 पर्सन है ए और बी, 2 पर्सन है राम और श्याम, या फिर ए और बी जिनकी एज में रेशो 10 और 11 है। 25 साल माइनस कर दें अगर हम, तो 25 साल पीछे ले जाएं उन्हें, तो 25 साल पहले उनका अनुपात 20 और 23 का है। ये सवाल भी बन सकता है। तो हम एज वाले कंसेप्ट से ही करेंगे इस सवाल को। तो आपको क्या करना है, देखो जब भी दो चीज़ों का जो गैप है वो हमेशा इक्वल रहेगा, कब? जब दोनों में से सेम चीज़ ही हमने माइनस किया है। भाई अगर 10 और 11 में 1 का अंतर है तो 20 और 23 में भी 1 का अंतर होना चाहिए, या फिर 20 और 23 में 3 का अंतर है तो 10 और 11 में भी 3 का ही अंतर होना चाहिए। अंतर बराबर क्यों होगा? भाई अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से 10 साल बड़ा है तो 10 साल पीछे ले जाओ या फिर उसे 10 साल आगे ले जाओ, वो 10 साल बड़ा ही रहेगा, एज का गैप हमेशा सेम रहेगा। तो इसमें भी हमें क्या करना है, डिफरेंस इक्वल करना है। इसमें डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस 3 का है, तो हम 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। जैसे ही 3 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 33, 30 और 33। अब आप बिल्कुल सब, अब सवाल खत्म हो चुका है, ये बस एक लाइन का रह गया है। आप देखें 33 से 23 या फिर 30 से 20, 10 ही तो कम हो रहा है। इस 10 को वो हो रहा है 25 रुपये कम हो रहे हैं, वो कह रहा है 10 रुपये को 25, 10 को बोल रहा है वो 25। अब उसने पूछा है लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य 30 है, है ना। तो आपको 30 के बराबर बताना पड़ेगा। तो 30 के बराबर क्या होगा, तो आप देखें 10 का 3 गुना, 10 का 3 गुना 30, तो 25 का 3 गुना 75, तो आपका क्रय मूल्य आ गया कितना, 75 रुपये। सिंपल। आगे देखते हैं। ये कह रहा है इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 10% प्रॉफिट इफ ही बाय इट फॉर 4% लेस and sell it for 18.75% profit, then he gets ₹10 more. What is the original cost price? देखो अभी हमने सवाल किया था ये वाला, इस सेम सवाल इसी तरह है। हमें क्या करना है, हमें इसमें भी 3% ले लेनी है और जो एक्चुअल रुपए दिए हैं उसको बाद में लेना है। मैं हिंदी पढ़ देता हूँ एक बार। अगर एक दुकानदार 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता और 18.75% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते, तो मूल लागत क्या है? तो आप देखो हमने माना कि 100 रुपये उसका क्रय मूल्य है वस्तु का, 10% लाभ पर वो बेचता है तो 110 रुपये में वो बेच रहा है। उसने कहा है यदि वह इसे 4% कम पर खरीदता, तो इससे 4% कम पर खरीदना है, तो जो क्रय मूल्य पहले था उससे 4% कम हो जाएगा, तो अब वाला क्रय मूल्य हो गया 96। अब उसने बोला है तो उसे 18.75% का लाभ होता। देखो बच्चों आपको ध्यान रखना है 18.75% या फिर 18 से ही 3/4, 18:3/4%, ये सेम है। आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए 3/16। अब 3/16 अगर आपको याद होगा तो आप डायरेक्ट ही 3/16 कैलकुलेट करेंगे, वरना आप इसमें उलझ जाएंगे। 18.75 अपॉन 100 लगाएंगे, फिर डेसिमल हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद भी जो हमारा अल्टीमेट आने वाला है वो 3/16 आने वाला है, 3/16। तो आपको याद ही रखना है। परसेंटेज की वीडियो मैंने आपको बना रखी है, आप परसेंटेज देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। देखो अब हमारे पास सवाल क्या था, उसने 4% कम में खरीदा होता तो 3/16 का प्रॉफिट होता, तो इसका 3/16 निकालना है हमें। तो आप 96 का 3/16 निकालेंगे तो 16 से काटेंगे आप 6, 6 तिया 18, तो 18 रुपये का प्रॉफिट होता। अब 18 रुपये आप जोड़ दीजिए 96 में, तो आपकी वस्तु जो जाएगी वो 114 रुपये की जाएगी। अब आपको सवाल खत्म हो चुका, सवाल बचा ही नहीं। अब आप देखिए 110 की वस्तु थी, 114 में आप बेच रहे हैं, तो कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहे हैं, 4 रुपये ज़्यादा में। उसने कितने रुपये ज़्यादा बोला है, फिर उसे 10 रुपये और अधिक मिलते हैं। हमारे हिसाब से 4 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, उसने बोला है 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 2.5। अब हमें जिसकी वैल्यू पूछी उसकी वैल्यू बता देनी है। उसने पूछी मूल लागत मूल्य क्या है, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100, तो हमें 100 के इक्वल निकालना है। 100 के इक्वल कितना होगा 250। आ गया आंसर। आगे देखते हैं 19 में कह रहा है ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट had he purchased it for 20 rupees less and sold it for 20 more,
ही वुड हैव गेन 14%. व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस? एक आदमी अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो आरंभिक लागत मूल्य क्या है? अभी देखो ये क्वेश्चन हमने कराया था आपको, जिसमें 25 रुपये दोनों में से सेम कम करे थे, तो मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी। मैंने बताया था कि ये मेथड हम तब लगाएंगे जब दोनों में वो अलग अलग प्लस या माइनस कर रहा हो। अब जो हमारे पास सवाल आया है उसमें वो अलग अलग ही प्लस माइनस कर रहा है, 20 रुपये कम होते और 20 रुपये अधिक होते। देखो एक में जोड़ा गया है, एक में घटाया गया है, ऐसा नहीं है दोनों में ही जोड़ा गया है दोनों में घटाया गया है, तो चेंज हो गया है इसमें। तो इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से करना पड़ेगा या फिर इक्वेशन बना के करना पड़ेगा। आप देखें, एक आदमी अपना सामान को 10% लाभ पर बेचता है, तो हम ऐसा मानेंगे कि उसकी वस्तु 10 से 11 में जा रही है। भाई 10% का मतलब 1/10 होता है। वो कह रहे हैं यदि उसने इसे 20% कम, 20 रुपये कम पर खरीदा होता, यानी कि ये जो वैल्यू है इससे 20 रुपये कम करते और 20 रुपये अधिक में बेचा होता, तो ये जो विक्रय मूल्य है भाई ये सीपी माना हुआ है हमने और ये एसपी माना हुआ है, तो उसने बोला इससे 20 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 40% का लाभ होता, देखो 40% अधिक नहीं कहा है, ही वुड हैव गेन 40%, तो 40% को हम सीधे लिखेंगे 5 से 7 होता। ठीक है, अगर वो कहता है 40% अधिक लाभ होता है तो हम इसे 150 करेंगे, क्योंकि पहले 10% लाभ हो चुका है। अब आप देखते हैं, हम इसकी इक्वेशन भी बना सकते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? 10% लाभ है तो 10x अपॉन 11x। भाई 10% लाभ का मतलब होता है कि वस्तु पे 1/10 है, तो 10 की वस्तु 11 में जाएगी, तो क्रय मूल्य 10x, विक्रय मूल्य 11x। अगर हम क्रय मूल्य को 20 रुपये कम करें और विक्रय मूल्य को 20 रुपये बढ़ा दें तो हमारा लाभ जो है वो 40% होता है। 40% का मतलब 5/7। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करनी है और वहाँ भी। आप देख सकते हैं, देखो यहाँ मैं 7 की मल्टीप्लाई करूँगा 70, यहाँ 11 की मल्टीप्लाई करूँगा 55। 70 और 55 का अंतर जो आएगा वो आएगा 15x का। अब 140 होगा और 20 पंजे 100 होगा, 140 और 100 वो हो जाएगा हमारे पास 240 जुड़ जाएंगे, तो 15 के बराबर 240 है, 1 के बराबर 16 रुपये है। 1 के बराबर 16 आ चुका है आपका। उसने लागत मूल्य पूछा है, तो देखो लागत मूल्य हमारा 10x माना हुआ है, तो 10x के बराबर कितना होगा? 160 रुपये। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब ये चीज़ जो हमने की है वो चीज़ हमें यहाँ करनी है। हमने इस सवाल में क्या लिखा हुआ है? एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, तो 10 से 11 हो गया। अगर लागत मूल्य 20 रुपये कम हो और बिक्री मूल्य 20 रुपये ज़्यादा हो तो लाभ 40% होता है। तो ध्यान रखें 40% लाभ बोला है, 40% अधिक बोलेगा तो हम उसमें 40% जोड़ देंगे पहले वाले प्रॉफिट में। वैसे इसने 40% बोला है तो इसलिए हमने 40% ही लिया है, अधिक नहीं बोला है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो 7 धम 70, 11 पंजे 55। 70 और 55 का अंतर जो आएगा वो आएगा 15। 15 के बराबर क्रॉस में मल्टीप्लाई किए, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की। अब आप देखो प्लस और माइनस है तो जोड़ जोड़ जाएंगे, सेम वही चीज़ चल रही है, बस एक्स नहीं लिख रहे हैं हम। ये हुआ 7 दूनी 14 140 और 20 पंजे 100, 140 और 100 प्लस और माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे, कितना होगा 240। अब आपको पूछा है किसकी वैल्यू? ओरिजिनल सीपी, मूल ताकत की। तो 10 के बराबर बताना है आपको क्या होगा। तो आप देखें 15 से इसे काटेंगे 16 बार, 1 की वैल्यू आपकी आएगी 16, तो 10 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 गुणा 10 यानी कि 160। यही हमारा आंसर है। ठीक है, उम्मीद है दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं बच्चों। वो कह रहा है ए मैन सेल्स हिज गुड्स एट 25% प्रॉफिट, हैड ही परचेस्ड इट फॉर 900 लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 900 लेस। ये दोनों को ही 900 रुपये कम पर बेचा जा रहा है। देन ही वुड हैव गेन 5% मोर प्रॉफिट, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो देखो इस टाइप के सवाल में हम क्रॉस मल्टीप्लाई ना लगाकर गैप को इक्वल करेंगे, क्योंकि दोनों में से उसने बराबर वैल्यू ही माइनस की है। अगर दोनों में बराबर वैल्यू नहीं होती तो हमारा चेंज हो जाता सवाल। एक आदमी अपना माल 25% लाभ पर बेचता है। 25% का मतलब होता है हमारा 25% 1/4 होता है, तो 4 की वस्तु 1 का लाभ होकर 5 में चली जाएगी। उसने बोला है यदि वह इसे 900 रुपये कम पर खरीदे, देखो सीपी माना हुआ है तो इसे 900 रुपये कम पर खरीदे और 900 रुपये ही कम पर बेचे, तो सेलिंग प्राइस में 900 रुपये ही कम होना है। तो लाभ तो वह करता 5% अधिक लाभ अर्जित किया है। तो देखो 5% लाभ अर्जित किया है, तो 5% अधिक का मतलब पहले 25% था, अब 5% ज़्यादा हुआ तो कितना हुआ? 30%। 30% का मतलब होता है 30% का मतलब होता है 3/10। तो 10 की वस्तु 3 का लाभ होगा, तो 10 की वस्तु 3 का लाभ होगा तो 13 में जाएगी, तो हमारे पास हो गया ये अनुपात। तो हमने पहले वाले सीपी और एसपी का अनुपात ले लिया, बाद वाले सीपी एसपी का अनुपात ले लिया और बीच में जो डिफरेंस है वो लिख दिया है 900 का। अब आप देखें जब दोनों में सेम वैल्यू घटा रहा है तो इनका गैप इक्वल होगा। इनमें 3 का गैप है तो ऊपर 1 का गैप है, तो मैं इसमें भी 3 की गुणा करूंगा। जैसे ही 3 की गुणा करूंगा तो ये काट देते हैं, 3 की गुणा करेंगे तो 12 बनेगा, 3 की गुणा करेंगे तो 15 बनेगा। तो अब हमारा जो सवाल है कि मूल सीपी 12 था,
900 घटाने के बाद 10 हो गया है, इसमें 900 घटाने के बाद 13 हो गया है। अब आप खुद देखें 12 से 10 पे आए या फिर 15 से 13 पे आए, दोनों में से सिंपल सिंपल 2 ही कम हो रहा है, तो हमें पता चल गया 2 के बराबर 900। तो 2 के बराबर है 900, 1 के बराबर होगा 450। अब उसने हमसे पूछा है आरंभिक लागत मूल्य क्या है, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। इनिशियल कॉस्ट प्राइस हमारा पहला वाला जो माना हुआ है हमें 12 के बराबर निकालना है, तो 12 के बराबर क्या होगा, देखो 4 के बराबर मत निकाल देना अब, क्योंकि हमने गैप इक्वल करके इनिशियल कॉस्ट प्राइस को 12 बना लिया, तो 12 के बराबर निकालना है। तो हमें 450 गुणा 12 यही करना है बस, तो ये हो जाएगा 5400। ये रहा हमारा आंसर। आगे देखते हैं, देखो 21 क्वेश्चन में कह रहा है हमसे, 21 में कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड 50% प्रॉफिट if it is cost price and selling price are increased by 32 or 12 respectively, the percentage of profit decreased by 40%, find the cost price। देखो अब की बार दोनों में इसने अलग अलग चीजें ही की हैं, चाहे जोड़ी हैं या घटाई हैं, चाहे जोड़ी और घटाई दोनों एक साथ हों, लेकिन अलग अलग चीजें ही हैं, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई से ही करेंगे। द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाय 40%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मैं आपको इसकी इक्वेशन बनाकर भी दिखाऊंगा, जिस बच्चों को क्रॉस मल्टीप्लाई में डाउट लग रहा होगा तो वो इक्वेशन बना के भी करे इस सवाल को। वो कह रहा है कि एक वस्तु को 50% लाभ पर बेचा जाता है, 50% का मतलब होगा 1/2, तो 2 की वस्तु 3 में जाएगी। आपको क्या करना है, आपको 2x और 3x मान लेना है जो इक्वेशन वाले हैं, ठीक है जी। अब उसने बोला है कि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में क्रम से 32 और 12 रुपए की वृद्धि की जाती है। इसमें तो 32 रुपये जोड़े जा रहे हैं और इसमें 12 रुपये जोड़े जा रहे हैं, तो बस क्रय मूल्य में भी 32 रुपये जोड़ दीजिए और विक्रय मूल्य में 12 रुपये जोड़ दीजिए। अब बराबर रख देते हैं हम। उसने बोला है तो लाभ प्रतिशत 40% कम हो गया। देखो लाभ 40% कम हो गया मतलब पहले जो लाभ था 50%, अब 40% कम हो गया है, तो 50 में से 40 कम करेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10%। तो अब भी 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% मतलब 10 से वस्तु 11 में जा रही है। अब आपको इसमें क्या रखना है, इक्वल में रखना है 10 से 11। तो जो इक्वेशन समझ रहे हैं वो गुणा करते चले, वरना यहाँ भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करनी है। अब आप देखें अगर मैं 32 गुणा 11 करूंगा, 12 गुणा 10 करूंगा तो ये घटेंगे, माइनस होंगे, क्योंकि प्लस प्लस में है। उस वाले सवाल में क्या था, एक प्लस में था एक माइनस में था, जुड़ गया था। तो आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, दोनों माइनस होंगे तो घटेंगे, दोनों ही प्लस होंगे तो ही ये घटेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो करते पहले 11 दूनी 22, 10 तिया 30, 22 और 30 का अंतर हुआ हमारा 8। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते 11 दूनी 22, 10 तिया 30, ठीक है जी। तो हमारे पास आता 8 का अंतर, 8 के बराबर 8x होता है, हमने यहाँ x नहीं माना हुआ है। देखो सेम सिचुएशन चल रही है, कुछ भी चेंज नहीं है x और इसमें। 11 की गुणा करोगे 32 में ये होगा 352। अब आप 10 की गुणा करोगे 12 में ये होगा 120। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे तो बनेगा 232, ठीक। अब उसने हमसे पूछा है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना हुआ है यहाँ पर 2, आपको बताना है 2 के बराबर क्या होगा। तो देखो एक मेथड तो ये कहता है कि मैं इसे 8 से भाग करूं, उसके बाद 2 के बराबर निकालूं, जबकि आप ऐसा देखें कि 2 को 8 बनाना है, 2 को 8 बनाना है तो मुझे इसका 1/4 करना पड़ेगा, तो मुझे 232 का भी 1/4 ही करना है, तो 1/4 कर देंगे। देखो 8 का 1/4 2, ये रहा, 232 का 1/4 करना है, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 58, ये रहा आंसर हमारा। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हैं, वरना आप 8 से भाग करते तो 8 दूनी 16, 8 नहीं 72, 29 आता आपका, 1 के बराबर 29 होता, तो 8 के 2 के बराबर 58 आता फिर, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है इफ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मेड व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 is twice as when it is sold for ₹69, the cost price of the article is। यदि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत 69 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखो उसने हमसे ही कहा है कि एक वस्तु को हम 78 में बेच रहे हैं तो भी प्रॉफिट हो रहा है, 69 रुपये में बेच रहे हैं तो भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 69 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट कम है, 78 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट ज़्यादा है। तो जो प्रॉफिट 69 रुपये में हो रहा है उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है 78 रुपये में सेल करने में। तो आप सिंपल सी चीज़ देखें, देखो अगर हम वस्तु को कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर देंगे तो CP होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, हम उसे ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट, कम में बेचेंगे तो लॉस। अब उससे हम बेच रहे हैं 2 प्राइस में और दोनों ही ज़्यादा हैं इससे, क्यों, क्योंकि दोनों में प्रॉफिट हो रहा है। उसने बोला है एक वस्तु को मैं 69 रुपये में बेच रहा हूँ और उसी वस्तु को मैं 78 रुपये में बेच रहा हूँ। उसने बोला है 78 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 69 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ का दुगना है।
तो 69 रुपये में बेचने पर जो लाभ हो रहा है वो 78 रुपये वाला लाभ उसका दुगना है 69 वाले का। तो आप देखो अगर यहाँ पर 1 का लाभ है तो यहाँ पर दुगना लाभ होगा 2 का। तो जब यहाँ से यहाँ तक का गैप आपका 1 है तो और ये पूरा गैप 2 है तो ये गैप भी तो 1 का ही होगा, तभी तो 2 बनेगा। तो आप खुद देखें हमारा गैप आया 1 का, जबकि गैप कितना आ रहा है 9 का। 1 को बोल रहा है 9, तो 1 को 9 ही बोल रहा होगा यहाँ भी, क्योंकि 1 1 है। अब आप खुद देख लीजिए 69 की कोई वस्तु बेची है, 9 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आपने खरीदी कितनी होगी 60 में। अगर आप 78 से इसे करते हैं तो आपको 9 का दुगना 18 लाभ लेना पड़ेगा, 18 माइनस करेंगे तब 60 आएगा। तो आपका क्रय मूल्य आ गया 60 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए पर्सन बोट 2 सोफा सेट्स for rupees 2800. He sold one at a gain of 35% and the other at a gain of 45%, and he found that each sofa set was sold at same price. Find the cost price of both sofa set. देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसने बोला है कि एक व्यक्ति ने 2800 रुपये में 2 सोफा सेट खरीदे हैं। 2800 रुपये में दोनों सोफा सेट का क्रय मूल्य दे रखा है। उसने एक को 35% लाभ पर, दूसरे को 45% के लाभ पर बेचा और उसने पाया कि प्रत्येक सोफा सेट समान मूल्य पर बेचा गया है। 2 सोफा सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोनों का। अब आप देखें हमने कोई 2 वस्तुएं 2800 रुपये में खरीदी हैं। एक वस्तु का प्राइस अगर मैं x मानता हूं तो दूसरे का प्राइस अगर आप मानेंगे तो आप 2800 माइनस एक्स मानेंगे। भाई मैंने अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य है, 2 वस्तु थी, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर मैंने x मान लिया तो आप दूसरी वस्तु का 2800 माइनस एक्स ही बोलेंगे। लेकिन नहीं, आप एक काम करें, आप इसको x मान रहे हैं तो आप इसको y माने, जिससे आपको पता रहेगा कि x प्लस वाई क्या है 2800, क्योंकि रेशो से सवाल आसान हो जाएगा। उसने बोला है कि उसने एक को 35% लाभ पर बेचा है। देखो x को 35% लाभ पर अगर आप बेच रहे हैं तो इसका 35% इसमें जोड़ना पड़ेगा, या फिर इसका 135% आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। ठीक है, तो x का 135% ये इसका सेलिंग प्राइस बन चुका है। दूसरे को 45% लाभ पर बेचा है, तो दूसरे को 45% लाभ पर बेचना है तो दूसरे का 145% निकालना पड़ेगा। तो ये पहली वाली वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया, दूसरी वाली का। भाई हमने करा क्या है, हमने एक वस्तु का प्राइस x माना है, x पे 35% लाभ जोड़ दिया, विक्रय मूल्य बना दिया। दूसरी वस्तु का प्राइस y माना, y पर 45% जोड़ दिया, उसे भी विक्रय मूल्य बना दिया। अब उसने बोला है कि उसने पाया प्रत्येक सोफा सेट समान मूल्य पर बेचा गया है। ही फाउंड दैट ईच सोफा सेट वॉज सोल्ड एट सेम प्राइस। दोनों ही सेम प्राइस पर ही सोल्ड किए गए हैं, तो दोनों को बराबर रख दिया हमने। अब आप देखें 0 से 0 काट लीजिए। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, x और y का जो अनुपात आएगा 145 और 135। देखो आप इसकी कटिंग करते तो ये 29 और 27 हो जाता, लेकिन मैंने कटिंग करने से पहले थोड़ा सा नोटिस किया कि जो x और y है इन दोनों का टोटल ही तो करना है, और जैसे ही आप इन दोनों का टोटल करते हो तो ये बनता है 280। तो हमारे हिसाब से x प्लस वाई 280 होना चाहिए। उसके हिसाब से कितना है 280 का 2800, ये 280 को कह रहा है 2800, यानी कि 10 गुना कह रहा है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी 10 गुना होगी 1450, y की वैल्यू भी 10 गुना होगी यानी कि 1350। तो पहली वस्तु 1450 की है, दूसरी वस्तु 1350 की है। दोनों के हमारे प्राइस आ चुके हैं। आगे देखते हैं। वो कह रहा है ए मैन परचेज्ड 2 आर्टिकल फॉर 9600। He sold the first article at 20% loss and the second article at 60% profit. If the selling price of both the article are same, then find the cost price of each article. देखो उसने कहा है, सेम सवाल है, एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा जाता है, 96 रुपये में 2 वस्तु खरीदी जाती है, सॉरी। एक आदमी 96 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, पहली को 20% हानि पर, दूसरी को 60% लाभ पर। यदि दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य समान है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमने देखा था कि इसने 9600 रुपये में 2 वस्तु खरीदी है, क्रय मूल्य दे रखा है। एक वस्तु को हमने x माना, सेम पहले वाले सवाल की तरह दूसरी वस्तु को भी हम y मान रहे हैं, 9600 माइनस x नहीं मान रहे हैं। तो x और y, उसने बोला है कि एक को 20% हानि पर, तो देखो इसको 20% हानि पर है तो इसको 80 रुपये में हमने सेल कर दिया 80% पे। दूसरी वस्तु को उसने बोला है 60% लाभ पर बेचा जाता है, तो 60% लाभ पर बेचा जाता है तो हमने उसका 160% निकाल दिया। ठीक है जी। अब दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हो गए हैं तो विक्रय मूल्य बराबर रख दिए हैं। तो आप देखो 2 0 से 2 0, 8 से काटेंगे आप, 8 दूनी 16। तो आपका जो x और y को जो अनुपात बन रहा है वो 2 और 1 का बन रहा है। ठीक है, 2 1 का अनुपात हो गया हमारा। उसने कहा है यदि दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर हैं, बराबर थे रख दिए, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब आप देखिए क्रय मूल्य का रेशो आ चुका 2 और 1। हमारे हिसाब से 2 1 का जोड़ होता है 3। ये टोटल क्रय मूल्य बना। टोटल क्रय मूल्य दे रखा है 9600, तो ये 3 को कह रहा है 9600।
एक को बोलेगा वो हमारा 3200। देखो एक को 3200 बोलने का मतलब है एक का प्राइस आ गया 3200। दो की वैल्यू बतानी है क्योंकि दूसरा प्राइस 2 है, 2 की वैल्यू होगी 6400। तो हमारे पास दूसरे वाले की वैल्यू भी आ गई है 6400। तो हमारे जो प्राइस आए हैं वो 3200 6400 आएगा, 6400 3200, पहले 6400 आएगा फिर 3200। हालांकि इसने पलट कर दे रखा है। खैर आंसर तो हमारा ये है 3200 6400। आगे देखते हैं। देखो कह रहा है ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स ईच फॉर द सेम प्राइस ₹500। ही अर्न्स 25% ऑन द फर्स्ट एंड द 35% प्रॉफिट द सेकेंड। फाइंड द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं को समान मूल्य 500 रुपये में बेचा। पहले पर 25% लाभ, दूसरे पर 35% लाभ अर्जित करता है। उसका अनुमानित समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो उसने सबसे पहले हमसे कहा है कि दो वस्तु हैं, उसने समान मूल्य पर बेची हैं। अब आप देखो समान मूल्य पर बेची हैं, उसने पूछा क्या है हमसे, परसेंटेज। तो आप सबसे पहले ध्यान रखें प्रॉफिट लॉस या फिर परसेंटेज चैप्टर है, परसेंटेज देखकर हमसे परसेंटेज पूछता है तो हम एक्चुअल कॉस्ट प्राइस नहीं लेते हैं, उसका यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो विक्रय मूल्य दे रखा हो या क्रय मूल्य दे रखा हो। तो इसमें 500 का कोई रोल नहीं है। 500 का केवल इतना सा रोल है कि उसने हमें ये बताया है कि दो वस्तु हैं उनका विक्रय मूल्य बराबर है। अब देखते हैं पहले को 25% लाभ पर। देखो 25% की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो होती है 1/4। दूसरे को 35% लाभ पर, 35% की वैल्यू होती है 7/20। नहीं आता है तो 35/100 करेंगे, 5 से कटिंग करेंगे 7 नीचे आ जाएगा 20, 100 को काटेंगे तो। अब आप देखिए 25% लाभ 1/4, तो 4 की वस्तु 1 का लाभ, वस्तु गई 5 में। दूसरे पे देखते हैं 20 की वस्तु है, 7 का लाभ है, वस्तु गई 27 में। ठीक, अब आप सिंपल सी चीज देखें कि उसने बोला है कि विक्रय मूल्य बराबर है। विक्रय मूल्य बराबर है ही नहीं क्योंकि एक 7 आ रहा है एक 27 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें गुणा करनी पड़ेगी 27 की, इसमें गुणा करनी पड़ेगी 27 की, इसमें भी गुणा करनी पड़ेगी 27 की, इसमें गुणा करनी पड़ेगी 5, इसमें करनी पड़ेगी 5 की गुणा, इसमें करनी पड़ेगी 5 की। ऐसा क्यों किया, हमसे विक्रय मूल्य बराबर बोला था तो विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए हमने 27 और 5 का एलसीएम ले लिया। 27 5 का एलसीएम बनता है 135, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई। तो हमने ऊपर गुणा करी थी 27 की, नीचे गुणा की थी 5 की, और जो गुणा होगी वो सब में ही होगी, तो सब में गुणा कर दी हमने। अब उसने पूछा अनुमानित लाभ प्रतिशत कितना है, तो देखो ये तो 135 बन गया, इसका कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 27 चौका 108 और 20 पंजे 100, तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस बना है वो बना है 208। तो 208 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस है। हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 27 एकम 27, 7 पंजे 35, हमें प्रॉफिट हो रहा है 27 + 35 का। 27 + 35 का मतलब 62 रुपये का प्रॉफिट है। अब कितना परसेंट है ये हमको बताना है, गुणा 100 कर देनी है। तो आप देख लीजिए हमारे पास बना है 62/208 गुणा 100। अब कटिंग कर लेते हैं इसकी, 2 से काट लेते हैं 31, 2 से काटते हैं 104, 4 से काटेंगे आप इसे 26, 4 से काटेंगे 25, 25 की गुणा करेंगे 775, 775/26। अब आपको इसे भाग करना है। देखो मैं आपको पूरी कैलकुलेशन सारी इस वजह से बताता हूँ जिससे आपको ये भी पता चलता रहे कि कैलकुलेशन हम कर किस तरह से रहे हैं। अब मैं 26 से भाग करूंगा, कुछ बच्चे से कह सकते हैं 780 मान लो 30 बार कट जाएगा, 30 से कम ये वाला आंसर आ जाएगा थोड़ा सा डेसिमल में। ठीक है, वो भी सही है, लेकिन 26 से भाग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। 26 × 78 तो होने वाला नहीं है, 26 दूनी 52 होगा। जैसे ही 26 दूनी 52 हुआ हमारा, तो 52 आप माइनस करेंगे, इसमें से 52 लिख देता हूँ छोटा सा, 52 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 होगा, यहाँ बचेगा 2, तो आपके पास बच गया 255। 255 को आप 26 से भाग करेंगे तो 26 सत्ते 161, 26 अट्ठे सॉरी 26 सत्ते हमारा 182 होता है, 26 अट्ठे 208 हो जाएगा, 26 निम्मा 234, ये 9 बार जाएगा, 26 निम्मा 234। देखो आंसर हमारा पहले ही आ चुका है, फिर भी हम टेबल पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका टेबल पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में कोई टेबल आ गया और आपको गुणा करनी पड़ी तो कैसे करेंगे आप। तो आप साथ साथ करते रहें। 26 निम्मा 234 हुआ तो 34 आपने माइनस कर दिया, यहाँ पर यहाँ एक बचा, 2 बचा, 21 बच गया हमारे पास। 21 के बाद डेसिमल लगाएंगे 0 आ जाएगा। अब आपको 26 अट्ठे करना पड़ेगा 208, तो 29.8 आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, फिर से हम 10-12 सवाल लेके आएंगे आपके लिए, और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।